मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। पिछले सेक्शंस में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने देखा था रामायण और महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के संबंधित तथ्यों को हमने मेमोराइज किया था। आज के सेक्शन में हम लोग महाजनपद काल से आगे बढ़ेंगे। महाजनपद काल, महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है तथा इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय इतिहास क्रमित रूप से प्राप्त होता है, इसलिए महाजनपद काल का बहुत ही विशेष महत्व है। इसी महाजनपद काल में भारत अनेक जनपदों और महाजनपदों में विभक्त था। अनेक जनपदों व महाजनपदों में विभक्त था। यहीं अगर बात करें, महाजनपद काल बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित काल भी कहलाता है। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित काल भी कहलाता है। बौद्ध व जैन धर्म का काल कहलाता है। इसी तरह देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र से भी यह प्राप्त होता है कि इस समय भारत कुल 16 महाजनपदों में विभक्त था। इस तरह से अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से और जैन धर्म का भगवती सूत्र से भी इनका वर्णन मिलता है कि भारत इस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसी क्रम में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित तथ्यों को अगर हम देखें तो हीरालाल जी के अनुसार इस समय छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। हीरालाल जी के अनुसार छत्तीसगढ़ इस समय चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती तथा यह क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत विस्तृत था। इस तरह से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों में विभक्त था और हीरालाल जी के अनुसार यही छत्तीसगढ़ इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत विस्तृत था। इसी क्रम में देखें तो यही चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित होने के कारण इस कालखंड में हीरालाल जी के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसका अपभ्रंश होके ही छत्तीसगढ़ हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महाजनपद काल में भी हमारा छत्तीसगढ़ इन महाजनपदों में सम्मिलित था। चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सम्मिलित था हीरालाल जी के अनुसार। तो इस तरह से महाजनपद काल में भी हमारा छत्तीसगढ़ अछूता नहीं था। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें, हमने कहा ही महाजनपदों का काल बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित काल भी कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से संबंधित बौद्ध और जैन धर्म से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म की, जैसा कि हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनसे संबंधित छत्तीसगढ़ में अगर साक्ष्य देखें तो यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहलाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहलाता है। बौद्ध धर्म का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहलाता है। इसी कालखंड में गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
ये छत्तीसगढ़ में आए थे, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अकॉर्डिंग, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से भी यह प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आए और लगभग 3 माह तक छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों से अछूता नहीं रहा। इसके अन्य भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि अगर देखें तो 6वीं शताब्दी में ही गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद प्रभु गौतम बुद्ध से संबंधित आनंद प्रभु, जो कि इनसे संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिरपुर से आनंद प्रभु के द्वारा निर्मित आनंद प्रभु कुटी विहार, साथ ही साथ स्वास्तिक विहार, इस तरह के साक्ष्य में, बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य में सिरपुर से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखें तो सिरपुर से संबंधित में गौतम बुद्ध के अनेक मूर्तियां प्राप्त हैं। इसी क्रम में देखें तो बस्तर संभाग की बात करें तो कोंडागांव जिले में भोंगापाल नामक जगह से बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। इस तरह से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य छत्तीसगढ़ में भी अनेकों जगह प्राप्त हुए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ बौद्ध धर्म से अछूता नहीं रहा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो गौतम बुद्ध अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में 3 माह तक निवासरत थे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से हमें प्राप्त होता है। वहीं बात करें तो बौद्ध भिक्षुक 6वीं शताब्दी में आनंद प्रभु के द्वारा निर्मित आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, ये हमें महासमुंद जिले के अंतर्गत सिरपुर से प्राप्त होते हैं। यहीं पे अनेक बौद्ध मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ बस्तर रीजन में अगर बात करें तो कोंडागांव जिले में हमें भोंगापाल में बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। इस तरह से बौद्ध धर्म से भी संबंधित साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह इसी क्रम में अगर बात करें जैन धर्म से संबंधित साक्ष्यों की, तो आइए जानते हैं जैन धर्म की अगर बात करें तो यह भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहलाता है। जैन धर्म से संबंधित साक्ष्यों में अगर देखें तो जैन धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इनसे संबंधित साक्ष्य छत्तीसगढ़ में गुंजी, जो कि दमोदरहा जांजगीर चांपा में इनसे संबंधित हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, उनसे संबंधित साक्ष्य में गुंजी, दमोदरहा, जांजगीर चांपा से हमें प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगर बात करें तो शांतिनाथ, जो कि जैन धर्म में 16वीं तीर्थकर थे, जिनसे संबंधित साक्ष्य में बस्तर के भाटागुड़ा से इनसे संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगर बात देखें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनसे संबंधित साक्ष्य अगर बात करें तो दुर्ग जिला में नगपुरा के अंतर्गत
दुर्ग जिला में नगपुरा के अंतर्गत हमें पार्श्वनाथ का मंदिर हमें छत्तीसगढ़ से संबंधित प्राप्त होता है। नगपुरा दुर्ग में हमें पार्श्वनाथ का मंदिर प्राप्त होता है जो कि जैन धर्म से संबंधित 23वें तीर्थकर थे। इसी क्रम में अगर बात करें तो महावीर जैन जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। महावीर जैन जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनसे संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो रायपुर जिला के अंतर्गत आरंग में भांड देओल का मंदिर प्राप्त होता है। ये आरंग में है। आरंग रायपुर जिला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित साक्ष्यों में हमने देखा कि ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थकर थे, गुंजी दमोदरहा, शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थकर थे भाटागुड़ा बस्तर से, पार्श्वनाथ में नगपुरा पार्श्वनाथ का मंदिर जो कि 23वें तीर्थकर थे, साथ ही साथ महावीर जैन 24वें तीर्थकर, जिनसे संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो हमें आरंग से प्राप्त होता है। इस तरह जैन धर्म से भी छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा था। इस तरह से हमने इन तथ्यों को जाना। आप इन तथ्यों को मेमोराइज करके रखिएगा। इन तथ्यों को पूछा जाता है। तो हमने देखा महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित काल जो कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित काल कहलाता है। छत्तीसगढ़ से संबंधित इन तथ्यों को हमने, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। इसी क्रम में अगर देखें तो मौर्य काल की अगर बात करें तो देखें 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच में इनका कालखंड कहलाता है मौर्य काल, जिनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य काल से ही संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ मौर्य काल से अछूता नहीं रहा था। यहीं सिक्कों की अगर बात करें तो मौर्य काल से संबंधित अनेकों सिक्के छत्तीसगढ़ में तांबे और चांदी के अनेकों आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में देखें तो ठठारी ये दोनों जांजगीर चांपा जिले की अगर बात करें तो मौर्यकालीन सिक्कों में अकलतरा और ठठारी से हमें चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी के आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। जहां बात करें तो अकलतरा से 259 और ठठारी से 253 चांदी के आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अनेकों सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें मयूर अंकन प्राप्त हुआ है। इन मुद्राओं में मयूर अंकन प्राप्त हुआ है। मयूर अंकन प्राप्त हुआ है जिनमें इतिहासकारों का मानना है कि यह मयूर अंकन मौर्यकालीन तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं सिक्कों में अकलतरा, ठठारी, जांजगीर चांपा जिले से हमें चांदी के आहत सिक्के। वहीं अगर बात करें रायगढ़ जिले में तो रायगढ़ जिले से भी हमें मौर्यकालीन सिक्के तारापुर से चांदी के 15 आहत सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अगर देखें तो बार और देगांव से भी मौर्यकालीन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो सिक्कों के क्रम में देखें तो मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा, जिसमें अकलतरा और ठठारी जांजगीर चांपा जिले से चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो रायगढ़ के तारापुर से चांदी के 15 आहत सिक्के, बार और देगांव से भी मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चूँकि इन कई मुद्राओं में मयूर अंकन प्राप्त हुआ है और इतिहासकारों का मानना है कि मयूर अंकन
साक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा कि मौर्यकालीन संबंधित सिक्कों में छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा। इसी क्रम में अगर बात करें तो मौर्यकालीन शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जिसमें अगर बात करें तो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा जिले के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा में जो कि शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम संबंधों का वर्णन रामगढ़ की पहाड़ी में शैल चित्र के रूप में हुआ है। और यही शैल चित्र मूर्ति कला का उदाहरण माना जाता है। तो हमने देखा शैल चित्र में रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा, सरगुजा जिला के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम संबंधों का चित्रण यहाँ पे हमें प्राप्त होता है और यह शैल चित्र मूर्ति कला का उदाहरण है। वहीं शिलालेख की अगर बात करें तो वहीं रामगढ़ की पहाड़ी में ही जोगीमारा की गुफा में हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनके अंतर्गत पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मी लिपि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिससे यह कह सकते हैं कि मौर्यकालीन ही पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से मौर्यकालीन से संबंधित साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से अनेकों जगह प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि जो कि रामगढ़ की पहाड़ी है, उन्हीं के पास अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि मौर्यकालीन शासन में छत्तीसगढ़ सम्मिलित रहा होगा, क्योंकि इनसे संबंधित हमें अनेकों साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन से हमारा छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा। जिन्हें हमने देखा अनेकों साक्ष्य हमें प्राप्त हुए सिक्कों के रूप में, अकलतरा, ठठारी, शैल चित्र में रामगढ़ की पहाड़ी और शिलालेख में भी हमें रामगढ़ की पहाड़ी से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगर देखें सातवाहन कालीन की अगर बात करें तो 72 से 200 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था। साथ ही साथ राजधानी की अगर बात करें तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र इनकी राजधानी थी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो सातवाहन कालीन से भी अनेकों साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, जिनमें सिक्कों के क्रम में ही अगर देखें तो सातवाहन कालीन अनेकों सिक्के, जिसमें अगर बात करें मल्हार बिलासपुर से हमें राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त होती है। राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त होती है। इसी क्रम में अगर देखें तो हमने जांजगीर चांपा जिला में देखा ही था बालपुर एक जगह है, जिसमें भी राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त होती है। राजा अपिलक की मुद्रा हमें प्राप्त होती है। इस तरह से सिक्कों में अगर हमने देखा कि सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा हमें मल्हार बिलासपुर से, जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक जगह से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त होती है। वहीं अगर शिलालेख की अगर बात करें तो गुंजी शिलालेख जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत गुंजी शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री,
राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है। राजा वरदत्त श्री की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गुंजी शिलालेख से कौन से राजा की जानकारी या कौन से कालीन, सातवाहन कालीन कौन से राजा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो शिलालेख गुंजी शिलालेख जांजगीर चांपा जिले से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं सातवाहन कालीन स्तंभ लेख की अगर बात करें, स्तंभ लेख की अगर बात करें तो वर्ष 1921 में किरारी का काष्ठ स्तंभ हमें प्राप्त होता है। किरारी का काष्ठ स्तंभ प्राप्त होता है जिनमें सातवाहन कालीन राजाओं की वंशावली गुदी हुई थी। इसे महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्तंभ लेख में किरारी का काष्ठ स्तंभ, ग्राम किरारी में हमें सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ वर्ष 1921 में प्राप्त हुआ था, जिनमें सातवाहन कालीन संबंधित अनेक राजाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमने शिलालेख में देखा गुंजी शिलालेख। इसी तरह स्थापत्य कला की अगर बात करें तो 5 मंजिला संघाराम जो कि बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए निर्माण किया गया था, स्थापत्य कला से भी संबंधित साक्ष्य सातवाहन कालीन हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सातवाहन कालीन से अनेकों साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा मौर्यकालीन, सातवाहन कालीन, अनेक तथ्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगर बात करें कुषाण कालीन राजा विक्रमादित्य से संबंधित, कुषाण कालीन की अगर बात करें, कुषाण काल की अगर बात करें तो कुषाण कालीन संबंधित सिक्के हमें प्राप्त होते हैं बिलासपुर से तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। वहीं रायगढ़ के तेलीकोट से हमें स्वर्ण मुद्रा कुषाण कालीन हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुषाण कालीन संबंधित साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, जिसमें क्रमशः सिक्कों की अगर बात करें तो बिलासपुर से तांबे के सिक्के और रायगढ़ के तेलीकोट नामक जगह से स्वर्ण मुद्रा हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 छत्तीसगढ़ के इतिहासों के अनेक पहलुओं को छूते हुए चले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।